मैं कुंदन कुमार मंदिरा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के डिस्कशन को देखेंगे और इसको शुरू करते हैं। ऑफलाइन बैच होने के कारण आप लोग को कई दिन से वीडियो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब से कोशिश रहेगा डेली एक वीडियो आप लोग को मिल पाए। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ये बीपीएससी टीआरई 1 और 3 में चयनित छात्र है, जो कि आप लोग के सामने है। अभी ऑफलाइन क्लास चल रहा है, जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक यह बैच और टेस्ट दोनों चलती है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी डेली हो रहा है और बैच भी प्रारंभ है टीआरई 4 के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न की ओर और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, रचना द्वाब किन नदियों के बीच में स्थित है। रचना द्वाब किन नदियों के बीच में है, ठीक ना। दो नदी के बीच में उपजाऊ भूमि को द्वाब कहा जाता है। क्या होता है, दो नदी के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है, द्वाब कहा जाता है। ठीक है, तो दो नदी के बीच के भूमि को क्या कहा गया, द्वाब कहा जाता है। इस बात को समझ चुके हैं। दो नदी के बीच के उपजाऊ भूमि को द्वाब भूमि कहा गया, द्वाब क्षेत्र कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है कि रचना द्वाब किन नदियों के बीच में स्थित है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि द्वाब के पूरे द्वाब को हम लोग समझ लेते हैं पहले एक बार। मान लीजिए कि इंडिया का ऊपरी वाला हिस्सा होगा, ठीक है। यहाँ तिब्बत का क्षेत्र मान लेंगे, ये तिब्बत वाला क्षेत्र। और तिब्बत के क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी, ठीक ना। तो ये मान लेंगे सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु की एक सहायक नदी होगी, ठीक ना, झेलम, चिनाब और रावी ये सब। तो सिंधु की सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ठीक ना। और रावी के बाद ब्यास। और यहाँ सतलज नदी भी राकसताल झील के तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है। ये हो गया सतलज नदी। और ये सतलज नदी में मिल जाती है चिनाब वगैरह सब नदी, और सब नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है, और सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो इन नदियों के बीच में, दो नदी के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहा गया, द्वाब क्षेत्र कहा गया। ठीक है, तो समझेंगे। ये हो गया सिंधु नदी और ये हो गया झेलम नदी। तो सिंधु और झेलम के बीच के ये द्वाब का क्षेत्र होगा, उपजाऊ भूमि होगा, इसे कहा जाएगा सिंध सागर द्वाब। कौन सा द्वाब कहा जाएगा, सिंध सागर द्वाब। किन के बीच में, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। झेलम नदी है और ये चिनाब नदी है। तो झेलम और चिनाब नदी के बीच के जो उपजाऊ भूमि होगा, उसे कौन सा द्वाब कहा जाएगा, तो झेलम और चिनाब, तो चाज द्वाब, ठीक ना। ठीक ना, तो कौन सा द्वाब कहा जाएगा, चाज द्वाब। यहाँ पर चिनाब हो गया और यहाँ पर रावी हो गया। तो इन दोनों के उपजाऊ भूमि को कौन सा द्वाब कहा जाएगा, रचना द्वाब। ठीक ना, चिनाब और रावी के बीच के द्वाब को रचना द्वाब। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। ये रावी है और ये ब्यास नदी है, ठीक ना। तो रावी और ब्यास नदी के बीच के द्वाब को क्षेत्र क्या कहा जाएगा, बारी द्वाब, ठीक ना। कौन सा, बारी द्वाब। ठीक है, और ये हो गया ब्यास और ये हो गया सतलज। तो ब्यास और सतलज नदी के बीच के द्वाब को क्या कहा गया, ये ब्यास नदी और ये सतलज नदी, बिष्ट द्वाब, इसको कहा गया बिष्ट द्वाब। ठीक है, तो हम लोग सब द्वाब क्षेत्र को देख लिए और समझ चुके हैं। सिंधु और झेलम के बीच में सिंध सागर द्वाब, झेलम और चिनाब के बीच में चास द्वाब, चिनाब और रावी के बीच में रचना द्वाब, रावी और ब्यास के बीच में बारी द्वाब, और ब्यास और सतलज के बीच में बिष्ट द्वाब। तो यहाँ पर दिया हुआ किसके किसमें, रचना द्वाब पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे, रचना द्वाब क्या पर है, चिनाब और रावी के बीच में, चिनाब और रावी। तो ये हो जाएगा आंसर आपका सी। बात समझे, एक बार यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग। सिंधु प्लस झेलम, सिंधु और झेलम के द्वाब के क्षेत्र को क्या कहा गया, सिंध सागर द्वाब। ठीक है, सिंध सागर द्वाब। झेलम और चिनाब चाच द्वाब। ठीक है, चिनाब
प्लस रावी रचना द्वाब, ठीक है। रावी प्लस व्यास बारी द्वाब, व्यास प्लस सतलज, ठीक ना, व्यास प्लस सतलज बिष्ट द्वाब, ठीक है। तो इस प्रकार से दो नदियों के बीच में उपजाऊ भूमि का जो क्षेत्र होता है उसे द्वाब क्षेत्र कहा जाता है, और ये हम लोग द्वाब क्षेत्र का नाम देखें। प्राचीन काल में इन नदियों को अलग अलग नाम से भी जाना जाता था, जैसे ध्यान देंगे यहाँ पर झेलम नदी है, झेलम नदी को बीतास्ता नदी के नाम से जाना जाता था, झेलम को बीतास्ता नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चिनाव है, चिनाव को असिकनी नदी के नाम से जाना जाता था, असिकनी नदी के नाम से जाना जाता था। रावी है, रावी को पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था, पुरुषनी नदी के नाम से, ठीक ना। व्यास है, व्यास को बिपाशा नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ये सतलज है, सतलज, सतलज को सतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था। तो इन नदियों को प्राचीन समय में अलग अलग नामों से जाना जाता था, ठीक है। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन था, तो आप अच्छा से समझ चुके होंगे दो नदी के बीच के उपजाऊ भूमि को द्वाब क्षेत्र कहा गया। और ये सिंधु प्लस झेलम सिंध सागर द्वाब, झेलम प्लस चिनाब चाच द्वाब, रावी चिनाब प्लस रावी रचना द्वाब, रावी प्लस व्यास बारी द्वाब, व्यास प्लस सतलज बिष्ट द्वाब, ठीक है। पहला आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत का किस प्रकार का अधिकार है, ठीक ना। तो चुप रहने की स्वतंत्रता देखेंगे भारत के किस प्रकार का अधिकार है, तो ध्यान देंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 में इस चीज का चर्चा किया गया, ठीक ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 में चुप रहने की स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा किया गया। अगर अदालत में कोई व्यक्ति जाता है तो उसे अधिकार है कि वह चुप भी रह सकता है, तो इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में किया गया है, 20 के 3 में किया गया है। और 20 का 3 कैसा अधिकार हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक ना। तो ये मूल अधिकार हो जाएगा, तो स्वतंत्रता मूल अधिकार में आ जाएगा, ठीक ना। मूल अधिकार के बारे में ध्यान देंगे तो मूल संविधान में हम लोग को मूल मौलिक अधिकार की संख्या कितना था, 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 था। पहला है स्वतंत्र समानता का अधिकार, समता ऐसे ही बोल सकते हैं, समानता का अधिकार, ठीक ना, 14 से लेकर 18, ठीक है। दूसरा देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ठीक है। तीसरा देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, ठीक ना। और संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना था, 7। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया, एक 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया, एक मूल अधिकार जो था अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया और 300 के क में जोड़ दिया गया, ठीक ना। 300 के क में जोड़ दिया गया, जहां पर यह कानूनी अधिकार बन चुका है, ठीक ना। तो ये अभी वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या कितना रह गया है, 6 रह गया है, जो कि इसको हटा दिया गया है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा या हृदय बताया है, ठीक है। तो ये 20 के 3 में मूल अधिकार है, जो कि कहा गया था चुप रहने की स्वतंत्रता का अधिकार चर्चा किया है। 20 के अनुच्छेद 20 को 3 भागों में बांटा गया है, 1, 2 और 3, ठीक ना। इसको देख लेंगे थोड़ा सा। अनुच्छेद 20 को 3 भाग में बांटा गया और अनुच्छेद 20 का नाम दिया गया दोहरे दंड से मुक्ति का चर्चा किया गया है, ठीक ना। अनुच्छेद 20 के 1 में क्या कहा गया,
कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सारा अपराध किया हुआ है और उसमें जो सबसे बड़ा अपराध होगा उस व्यक्ति को उसी अपराध के लिए सजा दिया जाएगा। अनुच्छेद 20 के 2 में क्या बात बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और अपराध करते समय जो कानून होगा उस व्यक्ति को उसी कानून के आधार पर सजा दिया जाएगा। और अनुच्छेद 20 के 3 के तहत कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और उसके आपराधिक मामलों को देखकर सजा दी जाएगी। तो यहीं पर चर्चा किया गया है कि चुप रहने का अधिकार। अगर पूछा जाएगा आपसे, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19, ठीक ना, के 1 के क, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता का चर्चा किया गया है, ठीक ना। अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत बोलने एवं अभिव्यक्ति की चर्चा किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार के अंतर्गत इसका रक्षा कहा गया है। सांस्कृतिक अधिकार, तो यहाँ पर ध्यान देंगे सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार 29 से 30। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे, ठीक ना। तो ध्यान देंगे, महात्मा गांधी जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे तो 3 कठिया प्रणाली था। इसके लिए थोड़ा समझ लेंगे कि 1917 के समय क्या हुआ था कि बिहार के चंपारण जिला में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा की नील की खेती करना किसानों के लिए अनिवार्य कर चुका था। क्योंकि नील की खेती से क्या हो रहा था कि भूमि की उर्वरा शक्ति काफी नष्ट हो रही थी और इसे अंग्रेजी सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था करना। तो एक किसान नेता थे जो कि राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी जी से मिले लखनऊ अधिवेशन में, और महात्मा गांधी जी के राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही महात्मा गांधी जी बिहार में आए थे। और महात्मा गांधी जी बिहार में अपना जीवन का प्रथम सत्याग्रह या भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किए। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। महात्मा गांधी जी के साथ इनके साथ बहुत सारे व्यक्ति भी आए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे, नरहरि पारिक आए थे, महादेव देसाई आए थे, इसके अलावा जेबी कृपलानी आए थे। तो ये सब व्यक्ति इनके साथ आए थे। तो जब आए थे तो ये एक लोकप्रिय नेता थे और इनको भारत चंपारण की धरती पर आने से रोका गया था। और उस समय यहाँ कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। तो इरविन के द्वारा यहाँ पर रोका गया था और उसी समय इनके खाना में कुछ मिला दिया गया था, जिस कारण से इनका जान जो बचाया गया था बत्तख मियाँ के द्वारा बचाया गया था। ऐसे इरविन इसका आंसर होगा कि प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो इरविन के द्वारा किया गया था, लेकिन इनका जान बचाया गया था किसके द्वारा, बत्तख मियाँ के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा इरविन, ठीक ना, इरविन होगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी के उस समय लोकप्रिय नेता होने के कारण इनको यहाँ से रोका गया था और इसी दौरान इरविन के द्वारा इनको अस्वीकार किया गया था, इनके दल को, और इनके द्वारा महात्मा गांधी जी को गुमराह किया गया था और इनकी जान बचाया गया था किसके द्वारा, बत्तख मियाँ के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 4 नंबर को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा विधानसभा में महिला को 33% आरक्षण दिया गया। तो ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस बार एग्जाम में पूछा गया था, पिछले एग्जाम में। तो ध्यान देंगे, 106वां संविधान संशोधन हुआ है, ठीक ना। 106वां संविधान संशोधन 2023 के तहत महिलाओं को लोकसभा में तथा विधानसभा में सीट आरक्षित की गई। कितना प्रतिशत, 33% सीट को आरक्षित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन क्या है, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, इसे समाप्त कर दिया गया। और प्रत्येक विधानसभा में भी एक जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, इस विधि को क्या कर दी गई, समाप्त की गई। तो एंग्लो इंडियन को समाप्त किया गया है इसके तहत, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन क्या था, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत क्या किया गया है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है, ठीक ना। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, ठीक। 61वां संविधान संशोधन क्या था, 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में और इसके तहत क्या किया गया, मतदाता की उम्र सीमा 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया, ठीक ना। तो 61वां संविधान संशोधन याद रखेंगे, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदाता की उम्र सीमा 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 नंबर क्वेश्चन, जिसका सही आंसर होगा 106वां संविधान संशोधन 2023 के तहत महिला को 33% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, तो ध्यान देंगे,
कांग्रेस का गया अधिवेशन जो हुआ था 1922 में, ध्यान रखेंगे कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था और यह कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था, ठीक ना। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा कराया गया था, ठीक है। चित्तरंजन दास के द्वारा कराया गया था इस अधिवेशन की अध्यक्षता, और गया अधिवेशन की अध्यक्षता कराया गया था। इसी अधिवेशन में चित्तरंजन दास के द्वारा इस अधिवेशन में संथाल जनजाति भी भाग लिया था, उरांव जनजाति भाग लिया था, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर उरांव जनजाति माना है, ठीक ना। संथाल विद्रोह के बारे में पूछा जाएगा तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ है, सन्यासी विद्रोह 1763 के आसपास हुआ है और कोका आंदोलन 1872 के आसपास हुआ है, ठीक ना। इसको याद रखेंगे, उरांव जनजाति भाग लिया था 1922 के गया अधिवेशन में। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा कराया गया है, तो चित्तरंजन दास के द्वारा कराया गया है। चित्तरंजन दास के बारे में याद रखेंगे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक ना। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के थे। आगे चलकर चित्तरंजन दास की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो जाती है, जिसके बाद से इनका चित्तरंजन दास की पत्नी के नाम था बसंती देवी, और बसंती देवी के द्वारा कुछ समय के लिए इस पार्टी का संभाला जाता है, ठीक है। तो आगे ध्यान देंगे इसके बारे में एक पॉइंट और, चित्तरंजन दास को भारतीय इतिहास में देश बंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है, देश बंधु के नाम से जाना जाता है, जबकि CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चित्तरंजन दास को देश बंधु और CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उराव जनजाति ने भाग लिया था। तो ये 5 नंबर का सही आंसर था। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किस अधिवेशन में नारा दिया गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यह नारा दिया गया था, ठीक है। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा कराया गया है, तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, ठीक ना। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता कराया गया था। 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1936 का लखनऊ अधिवेशन, और 1937 का लखनऊ अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और यह जो था किसी गांव में संपन्न होने वाला प्रथम अधिवेशन माना जाता है 1937 का, कौन सा, फैजपुर अधिवेशन, ठीक है। तो फैजपुर अधिवेशन भी याद रखिए, किसी गांव में संपन्न होने वाला प्रथम अधिवेशन माना जाता है। इसको भी याद रखना, 1938 का हरिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। 1922 का भी थोड़ा देर पहले बताया गया कि गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा कराया गया, तो गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी के द्वारा कराया गया था, ठीक है। 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा, तो 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता RN मझोलकर के द्वारा कराया गया था, RN मझोलकर। तो ये था आपका सही आंसर, क्या हो जाएगा, 1916 का लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था कि साल में 1 वर्ष टकराने से कुछ नहीं होगा, ठीक ना। और बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं थे, इस पॉइंट को भी याद रखना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नदी अपना किस अवस्था में निक्षालन का कार्य करती है, तो ध्यान देंगे, नदी 3 अवस्था में प्रवाहित होती है। नदी की 3 अवस्था को देख लेंगे। नदी क्या करती है, 3 अवस्था में प्रवाहित होती है। ये पर्वत है मान लीजिए, तो नदी क्या करती है ना, किसी पर्वतीय ढाल से निकलती है, और जब ढाल से पर्वतीय ढाल से निकलेगी नदी, तो इसका तीव्र क्या होगा, इसका गति काफी तीव्र होगा। तो नदी क्या होती है कि पर्वतीय ढाल से निकलती है तो इसकी गति काफी तेज होती है, ठीक ना। और यह मैदानी भाग में आते आते इसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैदानी भाग में नदी की गति कम हो जाती है और यह कहीं सागर या महासागर में गिर जाती है। तो मान लीजिए कि बंगाल की खाड़ी में या कहीं पर जाकर गिर जाती है, कोई नदी भी होगा। चलिए समझेंगे। नदी जिस स्थान से निकलती है उस स्थान को नदी का कहा जाता है उद्गम स्थान। क्या कहा जाता है, उद्गम स्थान, ठीक है।
और कहीं पर नदी किसी दूसरे नदी से एक नदी आएगी और इसमें मिल गई, ठीक ना। तो जिस कोई नदी है और वो अपना मुहाना किसी नदी में मिल जाए, जब नदी किसी दूसरे नदी से मिल जाती है तो उस स्थान को कहा जाता है संगम, ठीक है। क्या कहा गया? संगम। और नदी किसी सागर या महासागर में जाकर गिर जाती है, इसी को कहा जाता है मुहाना, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, नदी जिस स्थान से निकलती है उस स्थान को उद्गम स्थान, जहाँ पे किसी दूसरी नदी से मिलती है उसे संगम, और जहाँ पे नदी समाप्त हो जाती है उसे मुहाना कहा जाता है, ठीक है, मुहाना कहा जाता है। चलिए, अब ध्यान देंगे, नदी जिस पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है उस समय नदी का ढाल काफी पर्वतों का ढाल काफी तीव्र होता है, जिस कारण से नदी की गति, प्रवाह गति भी काफी तीव्र होती है। इस अवस्था को नदी का युवा अवस्था कहा जाता है, ठीक ना। तो पर्वतीय क्षेत्रों में नदी किस अवस्था में बहती है? युवा अवस्था में, ठीक है। जब मैदानी भागों में आ जाती है नदी, तो मैदानी भागों में आने के बाद नदी क्या करती है? इसकी गति कुछ धीमी हो जाती है और धीरे धीरे प्रवाहित होती है समतलीय क्षेत्रों में। इस अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाएगा। तो नदी का ही कौन सा अवस्था होगा? प्रौढ़ावस्था। और अंतिम क्षणों में जाकर नदी किसी सागर या महासागर में जाकर क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो सागर या महासागर में जब नदी किसी अंतिम क्षणों में जाकर गिर जाएगी, इसी अवस्था को नदी का कहा जाएगा वृद्धावस्था, ठीक ना। तो ये हो गया वृद्धावस्था। तो नदी की 3 अवस्था है। जब नदी युवावस्था पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है तो नदी वह युवावस्था में प्रवाहित होती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो प्रौढ़ावस्था में, और जब नदी किसी सागर या महासागर में जाकर गिर जाती है तो उस अवस्था को नदी का कौन सा अवस्था कहा जाता है? उस अवस्था को नदी का वृद्धावस्था कहा जाता है। ये तीनों अवस्थाएं में नदी 3 प्रकार की कार्य करती है, इसको समझेंगे, ध्यान देंगे। जब नदी पहाड़ी क्षेत्रों से निकलेगी तो इसमें गति काफी तीव्र होगी, और गति अधिक होने के कारण नदी अपने सामने आने वाले कंकर पत्थर मलबा को इत्यादि को काटती हुई जाती है, सबको काटती हुई जाती है, ठीक ना। तो नदी युवावस्था में अपर्दन का काम करती है, अर्थात काटने छाटने की क्रिया को करती है नदी युवावस्था में, ठीक है। तो व्यवस्था में काट कर लाएगी और यहाँ पर मान लीजिए कि मैदानी भागों में छोड़ना शुरू कर देगी। जब मैदानी भागों में छोड़ना शुरू कर देती है तो नदी अब मैदानी भाग में आकर सीधा प्रवाहित होती है, और प्रवाहित होते होते ये क्या करेगी? छोटा छोटा कण पत्थर वगैरह, कंकर वगैरह, मिट्टी वगैरह को ढोते जाएगी, धीरे धीरे ढोते जाएगी, धीरे धीरे ढोते जाएगी। तो इस अवस्था में क्या करती है नदी? प्रौढ़ावस्था में नदी परिवहन का काम करती है, यानी ढोने का काम करती है, उसी को क्या कहा जाएगा? परिवहन। तो प्रौढ़ावस्था में नदी क्या करती है? परिवहन का काम करती है। साथ ही साथ यह घाटी होगा, दोनों तरफ की घाटी को क्या करती है? चौड़ा करती है। और जब ढो कर ले आती है तो अंतिम अवस्था में नदी क्या करती है ना, कि मुहाने पर जाकर इसको बिछो देती है, यानी छोड़ देती है। तो इसी को निक्षालन कहा जाता है। तो वृद्धावस्था में नदी क्या करती है? निक्षालन का कार्य करती है, ठीक ना। तो वृद्धावस्था में नदी निक्षालन का कार्य करती है, और निक्षालन विधि के द्वारा यहाँ डेल्टा वगैरह का निर्माण होता है, ठीक ना। तो डेल्टा का निर्माण निक्षालन विधि के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नदी अपना किस अवस्था में निक्षालन का कार्य करती है? तो कौन सा अवस्था में कर रही है निक्षालन का काम? वृद्धावस्था में कर रही है, ठीक है। तो समझ चुके होंगे आप लोग अच्छा से। तो ये वृद्धावस्था में नदी निक्षालन का कार्य करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। युवावस्था में अपर्दन का काम करेगी, काटने छाटने की क्रिया करेगी। प्रौढ़ावस्था में नदी परिवहन का काम करेगी, और वृद्धावस्था में क्या करेगी? निक्षालन का कार्य करेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है? तो ध्यान देंगे, टी स्केल से चक्रवात की मापी जाती है, चक्रवात, ठीक है ना। चक्रवात जो तूफान होता है इसको माप की जाती है टी स्केल से। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से की जाती है। क्या चीज से? डॉप्सन से। तो ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? डॉप्सन से मापी जाती है, ठीक है। मोहो स्केल से चट्टानों की कठोरता, चट्टानों की कठोरता किससे मापी जाती है? मोहो स्केल से, ठीक है। रिएक्टर स्केल से भूकंपीय तीव्रता, ठीक ना। तो ये हो गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से मापी जाती है। सही आंसर बी हो जाएगा 8 का, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की 9 उद्घाटित संसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? यानी नया जो संसद भवन बना है उसमें कुल सीटों की संख्या कितना है, ठीक ना। ऐसा नहीं समझिए कि सांसद सदस्य की संख्या कितना है। नया संसद भवन जो बना है उसमें सीटों की संख्या कितना है, सो पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो उसमें कुल सीटों की संख्या 1272 है, ठीक है ना। कुल सीटों की संख्या कितना है? तो 1272 है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें लोकसभा में कितना सीट है? तो लोकसभा के लिए 888 सीट है, और राज्यसभा के लिए
बैठने वाला सीट, ठीक ना। और राज्यसभा के लिए 384 सीट, ठीक है। और टोटल जोड़िएगा तब का आ जाएगा 8 4 12 17, ठीक ना। तो 1272 सीट है। तो टोटल सीटों की संख्या कितना है, 1272, याद रखेंगे। अभी नया संसद भवन बना है, उसके सीटों की संख्या कितना है, 1272। इसके वास्तुकार कौन है, बिमल पटेल, बिमल पटेल है। 971 करोड़ की रुपया लगा है बनाने में, और ठीक ना, 971 करोड़ रुपया इसमें बनाने में खर्च लगा है। इसका आकार पूछेगा तो त्रिभुजाकार है, ठीक ना। भारत की नवनिर्मित संसद भवन के, और अगर पूछा जाएगा लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या 543, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था तब 45 था, अभी 543। राज्यसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या 245। अधिकतम अगर पूछ दिया जाए तो 550, और इसमें अधिकतम पूछ दिया जाए तो 250, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1272 वर्तमान में नवनिर्मित संसद में सीटों की संख्या है। 9 नंबर क्वेश्चन था। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। किसी भी राज्य के विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो ध्यान रखेंगे, किसी भी राज्य के विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। पहला बात तो हर राज्य में विधान परिषद नहीं, मात्र अभी 6 राज्य ही जिस राज्य में विधान परिषद है। तो कौन कौन सा राज्य है विधान परिषद, तो ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, ठीक, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, और तेलंगाना में। तो मात्र ये 6 ही राज्य है, 6 ही राज्य है जहां पर क्या है, विधान परिषद है। 6 राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी राज्य में विधान परिषद की सीटों की संख्या उस राज्य के कुल विधानसभा सदस्य का 1/3 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद की सीटों की संख्या उस राज्य के कुल विधानसभा सदस्य का 1/3 से ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे बिहार में कुल विधानसभा सदस्य की संख्या 243 है, तो इसके विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 243 का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1/3 से कम हो सकता है, ठीक ना। जैसे देखिए बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या, तो विधानसभा सीट की संख्या 243 है, और विधान परिषद की सीट की संख्या कितना हो सकता है किसी भी राज्य में, उस राज्य के कुल विधानसभा सदस्य का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका 1/3 निकालेंगे, काटिएगा, 3 8 24 और एक बार में 3 यानी 81। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद की सीटों की संख्या उस राज्य के कुल विधानसभा सदस्य के 1/3 से ज्यादा नहीं होगा। 1/3 से ज्यादा, 1/3 से काटे तो 81, अतः 81 से ज्यादा नहीं हो सकता, 81 से कम हो सकता है विधान परिषद की सीटों की संख्या। अतः बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है, 75 है। सबसे अधिक विधान परिषद सीटों की संख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कितना है, विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 है, क्योंकि यहाँ पर कुल विधानसभा सदस्य की संख्या 403 है। तो 403 का निकालेंगे 1/3, तो लगभग आपका आ जाएगा 100 से ज्यादा ही। तो ध्यान रखेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक विधान परिषद सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश, और बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या 75। विधान परिषद की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में की गई है, ठीक ना। विधान परिषद की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में की गई है। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की जा सकती है अनुच्छेद 169 के तहत। और ध्यान रखेंगे विधान परिषद को भंग किया जा सकता है, सॉरी, विधान परिषद को किसी भी राज्य से समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधान परिषद जो होता है विधानमंडल का एक अस्थायी सदन होता है, अतः इसे भंग नहीं किया सकता। लेकिन अनुच्छेद 169 से के तहत किसी भी राज्य के विधान परिषद को समाप्त या स्थापित किया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी राज्य में विधान परिषद की सीटों की संख्या इनमें से कोई नहीं। विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उस किसी भी राज्य के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो 10 नंबर क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
राष्ट्रपति की इस अनुच्छेद के तहत किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता करते। तो ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति किसी भी देश के साथ संधि या समझौता करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद से क्या हो जाएगा 86। 87 में क्या है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाएगा। तो इसका 87 में। 85 में क्या है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा को भंग करने का अधिकार रहता है। ठीक है ना, लोकसभा भंग किया जा सकता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 85 के तहत। क्यों, क्योंकि यह अस्थायी सदन है। ठीक है ना, लोकसभा कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। राज्यसभा भंग नहीं हो सकता क्योंकि अस्थायी सदन है, लोकसभा को भंग किया सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक ना, अनुच्छेद 80 में क्या चीज का चर्चा किया गया है, तो ध्यान देंगे, अनुच्छेद 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ठीक है, और राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक ना, राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं राष्ट्रपति। तो इसको आंसर याद रखेंगे, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश के संधि या समझौता में भाग लेते हैं, अनुच्छेद 86 के तहत। क्लियर है, 11 नंबर क्वेश्चन था। आगे हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देंगे, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे प्रायद्वीपीय भारत किसे कहा जाएगा, ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र। प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, तो वैसा असलाकृति जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे ही प्रायद्वीप कहा जाएगा। तो ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इधर में बंगाल की खाड़ी, इधर में क्या है, अरब सागर, और नीचे हिंद महासागर। ठीक है ना, तो वैसा स्थलाकृति जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप, और वैसा स्थलाकृति जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो उसे खाड़ी कहा जाएगा। जैसे इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये तीनों तरफ से, इधर भी बांग्लादेश वगैरह है तो इधर से घिरा हुआ स्थल से, तो ये हो गया प्रायद्वीप। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी क्या करती है कि महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है कृष्णा नदी है। कौन सा नदी है, कृष्णा नदी, महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो माना जाता है गोदावरी नदी को गोदावरी नदी को क्या कहता है, वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ठीक ना, तो ध्यान रखेंगे, दक्षिण वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी को, और इसके बारे में याद रखेंगे, इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा, तो यहाँ पर मैकाले की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, अमरकंटक से निकलता है कौन सा नदी, नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा था, ये तो कृष्णा नदी हो जाएगा। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, और नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी। और महानदी का भी उद्गम स्थान यहाँ अमरकंटक से ही है, जो कि उड़ीसा होते हुए जाकर गिरती है कहाँ पर, बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती और दामोदर भारत की तीन ऐसी नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 12। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विषुवत रेखा के निकट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है विषुवत रेखा के निकट में है, नजदीक में है, तो ध्यान रखेंगे। और ये सब दक्षिणी भारत, दक्षिण क्षेत्र का ही नाम दिया हुआ है। दक्षिणी क्षेत्र का मान लीजिए यहाँ कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, तो यहाँ पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। और क्या पूछा जा रहा है,
पिग्मेलियन, मंगलोर, तो मंगलोर यहाँ पर होगा कर्नाटक वाला क्षेत्र मंगलोर, और पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट, तो पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट इसे कहा जाता है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास होगा, ठीक ना। और विषुवत रेखा इसके नीचे है, ठीक ना। भारत के विषुवत रेखा हम लोग देखेंगे मैप पर, तो ये विषुवत रेखा हो गया, और भारत की स्थिति यहाँ है, और यहाँ अंडमान निकोबार के दक्षिणी, अंडमान निकोबार द्वीप होगा, अंडमान के दक्षिणी ग्रेट निकोबार पर स्थित है, यहाँ पिग्मेलियन पॉइंट जिसे पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो विषुवत रेखा के सबसे नजदीक का क्षेत्र यही होगा, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ठीक ना। ये सब तो बहुत ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट जो होगा ये सबसे नजदीक का स्थिति होगा विषुवत रेखा का, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज, सी, ठीक है। समझ चुके होंगे इसको। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 13। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है अगर वह निम्न सदन का सदस्य हो, अगर वह उच्च सदन का सदस्य हो, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। पहले तो समझेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन ले सकता है, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव का चर्चा किया गया है, चुनाव या निर्वाचन का चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव का चर्चा किया गया। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, ठीक ना। कौन सा प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत समानुपातिक पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत विधि के द्वारा कराई जाती है राष्ट्रपति का चुनाव। और राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया, किसके संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन का चर्चा किया गया है। तो समझेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक ना। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तथा विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर विधानसभा जो है विधानमंडल का कौन सा सदन है, विधानसभा जो है विधानमंडल का निम्न सदन है, ठीक ना। तो ये निम्न सदन है। तो अगर निम्न सदन है तो निम्न सदन से अगर मुख्यमंत्री बने होंगे तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगर उच्च सदन से मुख्यमंत्री बने होंगे तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। बात को समझ गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि अगर वह निम्न सदन का सदस्य हो, तो अगर मुख्यमंत्री निम्न सदन का सदस्य होगा, निम्न सदन कहने का मतलब विधानसभा से अगर सदस्य होंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो ये सही है। उच्च सदन का सदस्य हो, तो उच्च सदन कहने का मतलब विधान परिषद, अगर कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक ना। तो ये आंसर नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था, जो कि आप समझ चुके होंगे अच्छे से। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चंबल किसकी सहायक नदी, तो ध्यान देंगे चंबल जो है मालवा की पठार से निकलती है, ध्यान देंगे प्रायद्वीपीय भारत में। यहाँ पर मान लीजिए मालवा का पठार है, यहाँ से चंबल नदी निकलती है, ठीक है ना। मालवा का पठार है मान लीजिए, यहाँ से ये चंबल नदी निकलती है, और चंबल नदी क्या करती है, इधर यमुना नदी आती है, यमुना नदी से मिल जाती है चंबल, और यमुना नदी क्या करती है, गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर समझेंगे ये गंगा नदी हो गया, ये नदी जो है यमुना, ठीक ना, और ये चंबल। तो समझिएगा, तो यहाँ पर समझिएगा क्या है, चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, ठीक है ना। इटावा के पास चंबल क्या करती है, यमुना नदी से मिल जाती है। तो मालवा के पठार से निकलती है चंबल नदी, और यहाँ पर इटावा के पास किससे मिल जाती है, यमुना से। और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा के, और गंगा में इलाहाबाद के पास निकलती है, ठीक है। तो चंबल यमुना की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देंगे चंबल में और यहाँ पर नदी होगा, क्षिप्रा नदी होगा, पार्वती नदी होगा, काली सिंध नदी होगा, ये सब चंबल की सहायक नदी है। लेकिन मालवा के पठार से एक नदी निकलती है बेतवा नदी, और बेतवा नदी जाकर हरिमपुर के पास
किससे मिलती है? यमुना से मिलती है, ठीक ना। और एक केन नदी भी होगा तो यह भी निकलती है यहाँ से बंदा जिला के पास उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है यमुना से, मालवा के पठार से निकलती है। ये सब यमुना की नदी है, सहायक नदी है, और यमुना गंगा की सहायक नदी है। और यमुना जो है गंगा के दाएं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। और एकमात्र यह हिमालय नदी है जो कि दाएं तरफ से गंगा में मिलती है। एक सोन नदी याद रखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है सोन नदी, जो कि जाकर मिलती है गंगा से पटना के पास, ठीक है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल जो सहायक नदी है यमुना की सहायक नदी है। नर्मदा तो सीधे नर्मदा खुद अमरकंटक से निकलती है, सिंधु तिब्बत के क्षेत्र से भारत होते हुए पाकिस्तान में जाकर गिरती है, कहाँ? अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। 15 नंबर क्वेश्चन था। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा खरीफ फसल है? तो ध्यान देंगे खरीफ फसल कौन सा है और रबी फसल कौन सा है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। तो ध्यान रखेंगे कि पहले हम लोग क्या करेंगे ना, रबी फसल को छांट लेंगे, जो बचेगा खरीफ फसल होगा, ठीक ना। तो रबी फसल को छांटने का हम तरीका एक बताते हैं जो कि याद रखेगा आप लोग, आपको भी सहायता करेगा। देखिए, रवि नाम का लड़का है, रवि नाम का लड़का इसीलिए क्योंकि रबी फसल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। तो रवि नाम का लड़का है जो क्या करता है, आलू, चना, मटर, ठीक ना, आलू चना मटर का सब्जी, ठीक ना, गेहूं और जौ के आटा का पूरी, सरसों और सूरजमुखी के तेल में खाता है। एकदम सिंपल है, आप याद रखेंगे, इससे रबी फसल पूरा निकल जाएगा। क्या बताएं, रवि नाम का एक लड़का है, ठीक ना, वो आलू चना मटर, ठीक ना, की सबका सब्जी खाता है, गेहूं और जौ के आटा के पूरी बनाता है, और पूरी किसमें बनाता है? सरसों और सूरजमुखी के तेल में। तो आलू हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ठीक ना, इसके अलावा सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सब कौन सा फसल हो जाएगा? रबी फसल। और रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई की जाती है। कटाई कब की जाती है? तो मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है, ठीक है। तो ये सब रबी फसल हो जाएगा। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो इसका जून जुलाई में खरीफ फसल की बुआई, कटाई अक्टूबर नवंबर में कटाई कर दी जाती है खरीफ फसल के। क्वेश्चन पूछा जा रहा था इनमें से खरीफ फसल कौन सा है, तो ध्यान रखें, सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पर धान, क्योंकि गेहूं भी रबी फसल है, सरसों भी फसल रबी फसल है, मटर भी रबी फसल है। कितना आसान हो गया छांटना, ठीक ना। तो एक स्टोरी याद रखेंगे, छोटा सा स्टोरी है जो कि आप लोग समझ चुके होंगे, और ये आपका आंसर बन जाएगा। हमेशा कंफ्यूजन होगा, इस स्टोरी को याद, एक जायद फसल हो जाएगा या नगदी फसल। तो गर्मी में जो जिस फसल को बेचकर तुरंत लाभ कमाया जाता है उसे जायद फसल कहा जाएगा, जैसे खीरा ककड़ी वगैरह हो जाएगा। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन था। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसान घाट किसके समाधि का स्थल है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। कौन सा? शक्ति स्थल। इंदिरा जी के पास सबसे बहुत ज्यादा शक्ति होता है, तो इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। लाल बहादुर के समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। जो बहादुर लोग होते वही ना विजय करते हैं, तो विजय घाट। लाल बहादुर के समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट, ठीक है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। राज किए हैं सबके दिलों पर महात्मा गांधी, तो इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है? किसान का ही हम लोग क्या करते हैं? चरण स्पर्श करते हैं। चरण किसका स्पर्श करना चाहिए? अन्नदाता का, यानी किसान को। तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम किसान घाट, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान घाट किसके समाधि स्थल का नाम है? तो चौधरी चरण सिंह के, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है? शांतिवन। शांति स्थल या शांतिवन होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन था। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान बट गया था? प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी। तो ये चौथी बौद्ध संहिता में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म
दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। चारों बहुसंगीति को देख सकते हैं हम लोग। देखिए प्रथम बहुसंगीति का समय माना जाता है 483 ईसा पूर्व, ठीक है। प्रथम बहुसंगीति का स्थान माना जाता है राजगीर। प्रथम बहुसंगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा, ठीक है। प्रथम बहुसंगीति के किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु, ठीक है। तो द्वितीय बहुसंगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। द्वितीय बहुसंगीति कहाँ पर हुआ था? वैशाली। महाकश्यप सावाकामी हो जाएगा अध्यक्षता, ठीक है। और ये आपका द्वितीय बहुसंगीति के समय शासक कौन था? कालाशोक। तृतीय बहुसंगीति का समय कितना माना जाता है? 255 ईसा 251 255 से 251 ईसा पूर्व। तृतीय बहुसंगीति कहाँ? पाटलिपुत्रा। तृतीय बहुसंगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। किसके अध्यक्षता किसके द्वारा कराया गया? मुगलिपुत्र सिंह के द्वारा। मुगलिपुत्र सिंह के द्वारा। और इस समय शासक कौन था? अशोक। चतुर्थ बहुसंगीति का समय क्या माना जाता है? प्रथम शताब्दी। चतुर्थ बहुसंगीति का आयोजन कहाँ? कुंडलवन, कश्मीर। कुंडलवन, कश्मीर। चतुर्थ बहुसंगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा? अश्वघोष। और उपाध्यक्ष वसुमित्र। और किसके समय में? तो कनिष्क के समय में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि प्रथम बहुसंगीति किस बहुसंगीति में बौद्ध धर्म हीनयान महायान बटा? तो चतुर्थ बहुसंगीति के में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म कितना भागों में बट गया? 4 भागों में हीनयान, सॉरी 2 भागों में हीनयान और महायान, ठीक है। तो याद रखेंगे चतुर्थ बहुसंगीति में 2 भाग में बांटा गया था। प्रथम बहुसंगीति याद रखेंगे 383 से ईसा पूर्व में। दूसरा प्रथम 483 ईसा पूर्व, दूसरा 383 ईसा पूर्व, तीसरा 355 से 255 से 251 ईसा पूर्व, और चतुर्थ बहुसंगीति प्रथम शताब्दी, ठीक है। चतुर्थ बहुसंगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग देखते हैं। सुमेलित नहीं है दामाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। दामाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये सुमेलित है। ये दामाबाद जो है गोदावरी की एक सहायक नदी, प्रवरा नदी, उसी के तट पर है दामाबाद। कालीबंगा, तो कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है। घग्गर नदी के तट पर। मांड जम्मू कश्मीर, ठीक है। चिनाव नदी के तट पर, ठीक है। राखी गढ़ी उत्तर प्रदेश नहीं, राखी गढ़ी जो है हरियाणा। कौन सा नदी के तट पर? सरस्वती नदी के तट पर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सुमेलित नहीं है। 19 नंबर का हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 नंबर में क्या है कि सही सुमेलित नहीं है। प्रच्छति, अवंती, प्रच्छति नहीं, प्रघोत होना चाहिए था। ध्यान रखेंगे, इसका प्रघोत लिख लेंगे यहाँ पर। राजा प्रघोत क्या था? राजा प्रघोत बिंबिसार के पहले दुश्मन था। राजा प्रघोत और बिंबिसार के बीच युद्ध हुआ था, और राजा प्रघोत का सबसे बड़ा दुश्मन था बिंदुसार। राजा प्रघोत दुश्मन था, और यही अवंती के राजा था राजा प्रघोत, ठीक है ना। यहीं पर अपना चिकित्सक को भेजा था बिंबिसार, जिसका नाम था क्या चीज? जीवक। तो जीवक ने राजा प्रघोत और महात्मा बुद्ध का इलाज किया था। उद्यन वत्स के राजा कुमार था, ये भी ठीक है। ये भी ठीक था। प्रघोत था, अवंती का राजा था। प्रसेनजीत कौशल का राजा था, ये भी ठीक है। अजातशत्रु मत्स्य का राजा था, नहीं, मत्स्य का राजा नहीं था। अजातशत्रु मगध का राजा बोलेंगे, ठीक ना। अजातशत्रु कहाँ का राजा था? मगध का राजा था। तो इसका प्रघोत अवंती का राजा था, ठीक ना। उद्यन वत्स का राजा था, ठीक है। प्रसेनजीत कौशल का राजा था, और अजातशत्रु मगध के राजा थे, ठीक है। 20 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा? सही सुमेलित है। ये सब सुमेलित था। कौन सही सुमेलित नहीं है? सो क्वेश्चन आंसर होना चाहिए था, जो कि ये सुमेलित नहीं था, मगध यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ठीक। चलिए देखो 20 नंबर क्वेश्चन था। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को पद से हटाने में किसका हाथ रहा है? ध्यान देंगे, रजिया सुल्तान जो है क्या है कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। और रजिया सुल्तान का शासनकाल माना जाता है 1236 से लेकर 1240। रुकसुद्दीन फिरोज को बंदी बनाकर रजिया सुल्तान क्या की थी? गद्दी पर बैठी थी, ठीक ना। तो रुकसुद्दीन फिरोज को रुकसुद्दीन फिरोज को बंदी बनाकर रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। इल्तुतमिश की पुत्री थी और मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका मानी जाती है किसको? रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान के रजिया सुल्तान के पद से हटाने में किसका हाथ था? तुर्क सरदारों का सबसे बड़ा हाथ था। तुर्क सरदार का सबसे ज्यादा विरोध प्रारंभ हुआ था रजिया सुल्तान के, और रजिया सुल्तान के हटने का मुख्य कारण या हटाने का मुख्य कारण या उसके पतन का मुख्य कारण माना जाता है रजिया सुल्तान का स्त्री होना। रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठी थी तो सबसे अधिक विरोध प्रारंभ हो गया था, और सबसे अधिक विरोध जो किया जा रहा था तुर्क सरदारों के द्वारा। तुर्क सरदार में भी एक अल्तुनिया था, अल्तुनिया के द्वारा अधिक विरोध किया गया था। और अल्तुनिया के विरोध को ही दबाने के लिए रजिया सुल्तान अपने एक घोड़ा को चलाने वाला सिखाने वाला था, जिसका नाम क्या था? याकूत। तो याकूत और रजिया सुल्तान अल्तुनिया के विरोध को दबाने के लिए भटिंडा के किले पर जाती है, और यही भटिंडा के किले पर याकूत को बंदी बना लिया जाता है। और जब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करता है, उस समय बहराम शाह को शासक बना दिया जाता है, जिसमें इसे हार का सामना करना पड़ जाता है। किसको? रजिया सुल्तान को और अल्तुनिया को। और रजिया सुल्तान और अल्तुनिया जब लौट रहा होता है तो दिल्ली के कैथल के पास रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो तुर्क सरदारों के द्वारा विरोध किया गया था, और रजिया सुल्तान का शासन काल माना गया 3 वर्ष 6 महीना और 6 दिन का मात्र, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्क सरदार, 21 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देव समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो देव समाज की स्थापना शिवानारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था 1887 ईस्वी में, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने किया क्या था? तो इंडियन मिरर जैसी पुस्तक की रचना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया है। राजा राम मोहन के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। धरालू नायडू के द्वारा 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई है, ठीक ना। और वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में धरालू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में की गई थी, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ध्यान देंगे, तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग, ठीक ना। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 का समय माना जाता है। और इसी के शासनकाल में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय इंग्लैंड के गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन, ठीक है। लॉर्ड पामस्टन थे इंग्लैंड के गवर्नर, जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था। और 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का हेड पूछेगा तो एनीसन था। कौन था? एनीसन था, ठीक ना। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह किसको रखा गया था? तो प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल 1857 के विद्रोह के समय प्रतीक चिन्ह था। तो ये पूछा जा रहा था आपातकालीन मुख्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। लॉर्ड कर्नवालिस, तो ध्यान देंगे 1786 से लेकर इसका समय काल 1793, ठीक ना, 98 तक रहेगा, 98 तक रहेगा। ये किसका शासन काल है? लॉर्ड कर्नवालिस का। लॉर्ड कर्नवालिस को क्या कहा जाता है? अस्थायी बंदोबस्त का जनक, सिविल सेवा का जनक, लॉर्ड कर्नवालिस पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। ब्लेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। 1799 से लेकर शासनकाल इसका 1805 तक रहा है। यहाँ पर चतुर्थ मैसूर युद्ध याद रखेंगे, 1799 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ है? लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। जबकि चतुर्थ मैसूर युद्ध जो हुआ होगा लॉर्ड ब्लेजली के शासनकाल में, जबकि तृतीय मैसूर युद्ध जो हुआ 1790 से 92 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। और चतुर्थ मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान जो था लड़ता हुआ क्या हुआ? मारा गया। और ये किसके शासनकाल में चतुर्थ मैसूर हुआ? तो लॉर्ड ब्लेजली के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में याद रखेंगे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा को अंत किया गया था 1829 ईस्वी में। ठगी प्रथा 1830 ईस्वी में, ठीक ना। तो ये ठगी प्रथा, सती प्रथा सब लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में मैकाले की अनुशंसा पर मैकाले की अनुशंसा पर क्या किया गया था? अंग्रेजी को शिक्षा का अध्ययन, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, ठीक है। और ओसोंगनो सी के अनुशंसा पर याद रखिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना? 23 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग।
24 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा होगा? पराग्वे, वेनेजुएला, पराग्वे, वेनेजुएला, उरुग्वे, पेरू। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध नहीं, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध जो देश होगा ये वेनेजुएला नहीं होगा, वेनेजुएला तट पे आ जाता है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। सबसे बड़ा देश जो होगा दक्षिण अमेरिका का बोलिविया होगा, बोलिविया, ठीक ना। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश बोलिविया। अब दूसरा पूछेगा तब पराग्वे। अगर मैप में देखना चाहे तो मैप में हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन ध्यान देंगे ये वाला जो देश होगा ना, ध्यान देंगे यहाँ पर जो देश होगा सबसे बड़ा स्थल देश है बोलिविया, ठीक ना। वेनेजुएला तो यहाँ पर ये नहीं होगा। और ये स्थल देश के किस देश को कहा जाता है? जो चारों तरफ से स्थलीय सीमा बनाती है उसे स्थल देश कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल देश किसको कहा जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल देश कजाकिस्तान है, ठीक है। तो याद रखें यहाँ पर पराग्वे है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल देश हो जाएगा कौन? बोलिविया। लेकिन दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा अगर देश पूछ दिया जाए सीधा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये ब्राजील हो जाएगा। मैप ढूंढने लाए, दूसरा मैप हम लोग ले लेंगे, अभी फिलहाल इतना समझ लेंगे। एक क्वेश्चन और समझ लेंगे यहीं पर दक्षिण अमेरिका से, कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा अक्षांश में विस्तृत देश कौन सा है? तो चिली। ये चिली है जो कि सबसे अधिक अक्षांशों में विस्तृत देश है, जो कि विश्व का सबसे अधिक अक्षांशों में स्थित देश है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो आंसर इसका नहीं है, बोलिविया याद रखिएगा। 24 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हांगकांग किस महादेश का एक देश है? तो ध्यान देंगे हांगकांग जो है एशिया महादेश का देश है, जो कि चीन के पूर्व दिशा में होगा। और हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है। तो हांगकांग किस महादेश का देश है? एशिया महादेश का है। चीन के ही अधिकार में आता है हांगकांग, और जो कि एशिया महादेश का एक देश होगा। और हांगकांग की राजधानी भी है जिसका नाम है विक्टोरिया, ठीक है। तो याद रखेंगे एशिया महादेश का एक देश है हांगकांग। यूरोप खुद महादेश है, ठीक ना। और अमेरिका खुद महादेश है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन था। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका ने करंट का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है 2024 का? तो डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का चुना गया, जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में इनका चुनाव हुआ है, ठीक है, चुने गए। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखेंगे हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में बी राम सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, ठीक ना। संजीव खन्ना को किसे नियुक्त किया? संजीव खन्ना के किस पद पर है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? संजीव खन्ना को। जबकि संजय मल्होत्रा जो है इसे किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के गवर्नर के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया, ठीक है। यहाँ पर अरविंद पनगढ़िया, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया है, ठीक है। तो इसका भी आंसर याद रखेंगे। 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चैंपियनशिप 2025 का मेजबानी देश कौन सा है? तो मेजबानी देश इसका पाकिस्तान होगा इस बार का, ठीक है। आंसर याद रखेंगे इसका 28 नंबर का। 29 देखेंगे, वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखेंगे 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस, किसान दिवस। 21 दिसंबर को अध्ययन दिवस मनाया गया था, ठीक है। 22 दिसंबर को गणित दिवस, ठीक है। तो इसका याद रखेंगे। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सैमी सिल्वा को,
एशियाई क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया। तो ये 30 क्वेश्चन था, 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका हम लोग डिस्कशन देखे। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, डिस्कशन समझ में आया होगा। अगला सीरीज हम लोग फिर से कल देखेंगे। अब डेली क्वेश्चन को लाया जाएगा। कुछ ऑफलाइन क्लासेस के कारण टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण से वीडियो में थोड़ा देरी हुई है। ऑफलाइन क्लास में भी TRE 4 का बैच प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आप लोग ने बैनर को देखा होगा। थैंक यू। ठीक है, तो ऑफलाइन बैच में हम लोग BPSC TRE 4 के लिए बैच चल रहा है, जो कि आप लोग क्लास कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, एडमिशन हो रहा है, डेली टेस्ट ही चल रहा है, तो ध्यान रखेंगे। इसका टेस्ट का शेड्यूल बता रहे हैं, जो कि अगर आप नज़दीक आसपास के कोई आदमी क्लास देख रहे होंगे तो आप क्लास कर सकते हैं। यहाँ पर डेली क्या हो रहा है, 9:30 बजे से टेस्ट चल रहा है, डेली टेस्ट चलता है और डेली डिस्कशन होता है। ठीक है, 12 बजे से इसका क्लास शुरू होता है TRE 4 के लिए, और 12 बजे से जो क्लास शुरू होता है तो ये लगभग आपका 4 बजे से क्लास चलता है। यानी आपका 9, 9:30 से क्लास शुरू होता है और 4 बजे तक ये क्लास चलता है, जिसमें टेस्ट है, डिस्कशन है, GK का क्लास है, मैथ का क्लास है, रीजनिंग का क्लास है, ये सभी क्लास चल रही है। तो TRE 4 जिनको शिक्षक बनना है आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन के लिए बहुत जल्द ही आप लोग के लिए मैथ का और GK का भी क्लास लाया जा रहा है। एप्लीकेशन भी चालू हो चुका है मंत्रा क्लासेस का। आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं 1-2 दिन में प्ले स्टोर से, और उस पर PRT के लिए, बिहार SSC के लिए, SSC GD के लिए आप सेट लगा सकते हैं। धन्यवाद।